हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9th का एक चैप्टर है जो कि हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, बट इट इज़ द बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके बिना आप केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं। तो चाहे आप क्लास 9th के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे 10th के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आगे आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि केमिस्ट्री आती है, तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एन एटम। एटम क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल। ओके, सो एटम की यदि हम बात करते हैं तो उसके हमारा आंसर आता है एटम इज द स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल। मतलब इसको हम फर्दर किसी में भी नहीं तोड़ सकते। किसी भी मैटर की सबसे छोटी जो एक इकाई है, सबसे छोटी जो एक यूनिट है, वो एक एटम होता है। जैसे सपोज मैंने बात की कि ये एक मैटर है, कोई भी मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। हम पढ़ते आए हैं स्टार्टिंग से। जैसे ये डस्टर है मेरे हाथ में, तो ये भी एक मैटर है। ये पेन है, ये भी एक मैटर है। ये बोर्ड भी एक मैटर है। जैसे सपोज मैंने बोला ये एक मैटर है, तो किसी ना किसी चीज से तो ये मिलकर बना ही होगा। सपोज ये एक मैटर है, ये इस पार्टिकल से मिलकर बना है, इस पार्टिकल से मिलकर बना है, तो ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे इसके एटम्स। जैसे हम एक ब्रिक की बात करते हैं, हम एक दीवार की बात करते हैं, तो दीवार जो है वो किससे बात मिलकर बनती है? वो एक ब्रिक से मिलकर बनती है, ईंटों से मिलकर बनती है। ईंटों से मिलकर बनती है ना दीवार, दीवार से बनता है हमारा घर। तो ये भी एक मैटर है। तो यहाँ पर ये जो ईंट हुई, जो ब्रिक हुई, ये क्या हो गई? दीवार में जो ब्रिक्स होती हैं ये होती हैं एटम। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यही है। इसी तरह से हम मैटर की बात करते हैं। जैसे ये भी एक मैटर है, बोर्ड हमारा जो है ये भी एक मैटर है। ठीक है, मैं अपने आसपास और कोई चीज देख रही हूँ, जो भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो एक मैटर है। तो इसके इंडिविजुअल, पेन है, पेन के इंडिविजुअल पार्टिकल्स कुछ और होंगे, बोर्ड के कुछ और होंगे, पीछे दीवार है उसके कुछ और पार्टिकल्स होंगे। तो ये सब क्या है? ये सब जिनसे भी मिलकर बनते हैं उसको हम बोलते हैं एटम्स। ठीक है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक जो है ना, किसी भी चीज का बिल्डिंग ब्लॉक मीन्स सबसे छोटी इकाई एक एटम होती है। और अलग अलग जो डिफरेंट जो मैटर होते हैं उनमें अलग अलग एटम्स, अलग अलग मॉलिक्यूल्स से मिलकर वो बनते हैं। ठीक है, तो पहले ये आया, हमने अभी तक पढ़ लिया कि भाई ये इंडिविजुअल पार्टिकल है, मतलब इट कैन नॉट बी डिवाइडेड। इंडिविजुअल है तो मतलब डिवाइड इसको नहीं कर सकते, तो इसका इनर स्ट्रक्चर तो कुछ होगा ही नहीं, है ना। जिसको हम तोड़ ही नहीं सकते उसका क्या इनर स्ट्रक्चर? जैसे अगर सपोज ये पेन है, इसको मैं बीच में से तोड़ ही नहीं सकती, तो इसका कोई स्ट्रक्चर तो होगा नहीं। तो पहले ये बात आई थी। देखिए, एटम की जो हिस्ट्री है ना, एटम की हिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो एटम की बहुत पुरानी हिस्ट्री है। 500 बीसी में डेमोक्रेटस आए थे। डेमोक्रेटस ने एक टर्म दी थी एटम्स। डेमोक्रेटस ने सबसे पहले एक टर्म दी थी एटम्स, जिसका मतलब होता है अनकटेबल। अनकटेबल मीन्स कि जिसको हम काट नहीं सकते, जिसको हम तोड़ नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद 1808 में आए डाल्टन। 1808, जैसे हम इसको एक कहानी के रूप में याद करेंगे कि भाई सबसे पहले 500 बीसी में एक एटम टर्म दी थी। किसने दी थी वो टर्म? डेमोक्राइटस ने। डेमोक्राइटस ने बोला कि एटम है, एटम का मतलब क्या होता है? अनकटेबल, मतलब कोई भी चीज है वो एटम से मिलकर बनी हुई है और उसको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते। जैसे बोर्ड है, बोर्ड को मैंने तोड़ दिया तो वो छोटे छोटे जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो एटम हुआ, उनको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते। फिर आए डाल्टन 1808 में। डाल्टन ने बोला, डाल्टन ने क्या कहा कि इट इज द स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल। स्मॉलेस्ट अनडिविजिबल पार्टिकल मतलब विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। तो इन्होंने कहा कि ये सबसे छोटा पार्टिकल है। इन्होंने अपनी थ्योरी भी दी थी, वो भी हम डिटेल में करेंगे किसी और लेक्चर में। यहाँ पे हम कर रहे हैं सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात। ठीक है, तो ये तो हम एक इंट्रोडक्शन के तौर पे पढ़ रहे हैं। देखिए, जो हाइड्रोजन होता है, मतलब इन्होंने बोला कि ये अनडिविजिबल पार्टिकल है। ओके, अब इसको नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन एटम की फर्दर जब स्टडीज हुई तब हमें पता लगा कि भाई ये तो 3 चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या है वो 3 चीजें? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं कि मैटर है, मैं यहाँ पर एक चार्ट की फॉर्म में लिख रही हूँ कि मैटर है,
मैटर मिलकर बना है किससे? एटम्स से। मैटर मिलकर बना है एटम्स से। और एटम्स को मैं फर्दर बीच में 3 भागों में बांट रही हूँ। क्या क्या है वो? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो ये 3 चीजें मैंने बोली कि ये 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो ये एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इनको हम बोल देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनसे कि मिलकर एटम जो है वो बना है। ठीक है, तो ये जो है मतलब अब कोई भी एटम है ना, जैसे कि मैं बात करती हूँ एलिमेंट कोई भी है, हमारे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, तो उनमें जैसे सपोज कार्बन है, ठीक है, या हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है, तो सभी जो हैं वो इनसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं होते। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्यों भाई, ऐसा क्यों है? तो देखिए, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर होता है 1, सबसे पहला एलिमेंट था तो हमारा यही है ना, तो इसमें 1 होता है। तो इसके अंदर एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। तो ये क्या है? ये एक एक्सेप्शन है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई भी एटम, जैसे सपोज मैं ले रही हूँ कि कार्बन, तो कार्बन के अंदर 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं। ओके, तो ये अभी मैं आपको आगे समझाती हूँ। देखिए, अब जब हमें पता लग गया कि ये एटम जो है हमारा, ये 3 चीजों से मिलकर बना है, क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसके बाद में हमारे माइंड में आया कि भाई कैसा स्ट्रक्चर होता है एटम का, आखिर एटम का स्ट्रक्चर होता कैसा है? तो मान लीजिए ये एक एटम है इतना बड़ा, ठीक है। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, ये एक एटम है और ये इसका एक सेंटर पार्ट है। इस सेंटर पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। देखिए, यहाँ बोर्ड पे तो मैंने एक आपको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाया है, बट ये जो न्यूक्लियस होता है ना एटम का, ये बहुत छोटा न्यूक्लियस होता है, इतना कि अगर आप एक टेनिस बॉल लेते हैं ना, फॉर एग्जांपल एक टेनिस बॉल का जो रेडियस है, वो एक टेनिस बॉल ली, तो वो अगर हमने मान लिया कि न्यूक्लियस है, तो उसका जो एटम है ना, वो लगभग 5-6 किलोमीटर का एटम उसका होगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना छोटा ये न्यूक्लियस होता है। इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो अभी हमने पढ़ा, हमने 3 चीज पढ़ी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ये बैठे हुए हैं यहाँ इस न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसके चारों ओर ऐसे रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये एटम का स्ट्रक्चर जो है ना, हम क्या बोल सकते हैं, बोहर ने जब अपना, आगे हम पढ़ेंगे ना उनके वो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, तो उसमें पढ़ेंगे कि बोहर ने बताया था कि ये प्लेनेटरी ऑर्बिट की तरह से प्लेनेटरी मोशन में ये रिवॉल्व करता है। जैसे सपोज, जैसे हमारा, हम इसको एक कंपेयर कर सकते हैं, हमारे जैसे सोलर सिस्टम होता है ना, सपोज दिस इज द सन और उसके चारों ओर ये प्लैनेट्स जो हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं, इसी तरह से ये हमारा सन हो गया ना, मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये रिवॉल्व कर रहे हैं, ये चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बात हुई। तो ये एक स्ट्रक्चर, हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक एटम का स्ट्रक्चर है, इस तरीके से एटम होता है, ठीक है। अब देखिए, इसको सारा का सारा जो मास होता है ना एटम का, द होल मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड एट दिस न्यूक्लियस, ठीक है। इसको सारा का सारा मास यहाँ पर कंसंट्रेटेड होता है, तो हम बोल देते हैं इसको सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास भी इसको हम बोल देते हैं। क्यों होता है, क्यों बोल देते हैं हम इसको सेंटर ऑफ मास? देखिए, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और इसको क्यों बोलते हैं सेंटर ऑफ मास? देखिए, इसको हम पढ़ेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रॉन जो है, मैं यहाँ से रख कर लेती हूँ, इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन ने, ठीक है। तो 1897 में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी जे थॉमसन ने, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, जे थॉमसन ने। इस पे इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, वो एक तो चार्ज होता है और एक होता है मास, ठीक है। दो चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम, ठीक है।
कुलम क्या है? कुलम चार्ज की एक यूनिट होती है जो कि हम क्लास 10th में पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर में, ठीक है। चार्ज की यूनिट होती है ये। तो इस पे चार्ज हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कुलम, और इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ये इसका मास होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। एक बार इसको मैं रब कर लेती हूँ। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी 1897 में, ठीक है। तो चार्ज इस पे प्रोटॉन पे चार्ज होता है सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ? क्या डिफरेंस हुआ इसके चार्ज में और इसके चार्ज में? देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मतलब इस पे जो चार्ज होगा वो नेगेटिव में होगा। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो इस पे जो चार्ज होगा यही चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव में होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम मास की। तो मास जो है, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये बात हो रही थी प्रोटॉन की, ये बात हो रही थी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं फिर एक चीज, एक इसका सबएटॉमिक पार्टिकल एक और है हमारे पास, दैट इज न्यूट्रॉन। क्या है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो जेम्स चैडविक ने इसकी डिस्कवरी की थी 1932 में। 1932 में न्यूट्रॉन सबसे बाद में जो है डिस्कवर हुआ है, ठीक है। अब इस पे जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे तो कोई भी चार्ज होता नहीं है, इसका चार्ज होता है 0। चार्ज जो है इस पे 0 है, और मास इसका कितना होता है? मास इसका सेम होता है एज दैट ऑफ प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का मास कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। थोड़ा सा इससे स्लाइटली डिफरेंट होता है, बट हम इसको नियर अबाउट सेम ही मानते हैं, तो हम इक्वल ही मान के इसको चलते हैं कि इस पे मास है इतना। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि जो मास है, देखो इलेक्ट्रॉन, अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो मास है ना वो बहुत ही ज्यादा कम है किसके? एज दैट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड एज दैट ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन के मास से और प्रोटॉन के मास से बहुत ज्यादा कम है किसका मास? इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो मास है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का वही ज्यादा है अगर तीनों का हम कंपेयर करें। और एटम किससे मिलकर बना है? एटम तो तीनों से मिलकर बना है ना, एटम में तो तीनों है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, देखिए कि ये जो सेंटर है ना, जहां पर मैंने आपको बोला था सेंटर ऑफ मास, ये क्यों बोला था? यहाँ पर सिचुएटेड है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर है, इन्हीं का मास मिलकर यही तो ज्यादा कंस्टिट्यूट कर रहा है। ये तो देखो इसकी पावर हो गई -31, यानी कि इसके मुकाबले में ये बहुत ही ज्यादा कम है, वेरी 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 लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो मास, होल मास इज कंसंट्रेटेड एट दिस सेंटर, कि ज्यादा मास तो यही है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और बाकी ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्लाउड बन के इसके चारों ओर ऐसे घूमते रहते हैं एक प्लेनेटरी ऑर्बिट में, ठीक है। इस तरीके से ये घूमते रहते हैं। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का क्या होते हैं, इसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं ये एटम के, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है एटम का, और कहाँ ये सिचुएटेड होते हैं।